प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। भारत का सबसे बड़ा प्रांत राजस्थान 3,42,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सन 1991 की जनगणना में राजस्थान की जनसंख्या 4,40,00,000 आंकी गई थी, जिसमें से 12.29% अनुसूचित जातियां और 12.44% अनुसूचित जनजातियां थीं। इस प्रांत में मुख्य रूप से आदिवासी उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जयपुर, अजमेर और सवाई माधोपुर में बसे हैं। राजस्थान के इतिहास में भील आदिवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे न केवल राजपूत राजाओं की सेना के महत्वपूर्ण अंग थे, बल्कि राजपूतों के साथ उनके अच्छे बुरे संबंध हमेशा ही रहे हैं। भील अधिकतर दक्षिणी राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी के पहाड़ों और जंगलों में बसे हैं। यहां भूमि बहुत उपजाऊ नहीं है और सिंचाई के साधन भी बहुत कम है। भील परिवार एक दूसरे से अलग अपने खेतों के पास बने घरों में रहते हैं। इनके पास आमतौर से 2 से 5 बीघा तक कृषि योग्य भूमि होती है। नौ से 10 बीघा वाला भील परिवार संपन्न माना जाता है। खेती के अलावा भील गाय, बकरियां, मुर्गियां आदि पालते हैं। जंगलों से इनका गहरा लगाव है। ये जंगलों से ईंधन के लिए सूखी लकड़ियां, फल फूल, जड़ी बूटी आदि प्राप्त करते हैं। कुछ भील तेंदू पत्ता जमा करने और बीड़ी बनाने का काम भी करते हैं। कुछ मजदूरी में लगे हैं। इन कामों में परिवार के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अपनी धरती से जुड़े भील अपनी संस्कृति और अपने रीति रिवाजों को बहुत महत्व देते हैं। अपने इतिहास, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने रीति रिवाजों पर गर्व करने वाले भील अपने तीज त्योहार बड़ी उमंग और उल्लास से मनाते हैं।
अन्य आदिवासी समूहों की तरह मदिरापान भी इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रकृति और परंपरा से जुड़े आदिवासियों के जीवन का एक अभिशाप है कर्ज, जो इनके जीवन को अंदर से खोखला करता रहता है। ये आदिवासी जीवन भर कर्ज की आग में जलते रहते हैं। ये ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि फिर निकलने का रास्ता ही नहीं सूझता। मैंने 25 तोला चांदी रखवाकर 1000 रुपया मूलधन लिया है, जिसमें 800 रुपया ब्याज दे चुका हूँ मैं, और अभी तक 25 तोला चांदी उसके पास है। कर्ज की समस्या आदिवासी क्षेत्र की मैं समझता हूँ कि उन समस्याओं से है जो कि उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई समस्या है, और सब समस्याएं तो वो हैं जो कि या तो पैदा की जाती हैं और चाहे वो पकड़ लेते हैं कहीं गलती से और वो समस्या बन जाती है। ये वो समस्या है जो एक आदिवासी बच्ची से लेकर के मरने तक जुड़ी हुई समस्या है। मतलब ये कि बाप का दिया हुआ किया हुआ कर्जा उसको लड़के को चुकाना ही है। आदिवासी समाज साहूकारों और महाजनों के चंगुल से अपने आप को मुक्त नहीं करा सका है। इनकी उपज साहूकारों के गोदाम में पहुंच जाती है। इनकी मेहनत का फल किसी दूसरे की जेब में चला जाता है और इनके हिस्से में आती है भूख, हाड़ तोड़ मेहनत, अशिक्षा, बीमारी और अंधेरा। कर्ज इनके वर्तमान को ही नहीं, भविष्य को भी प्रभावित करता है। इनके लिए विकास के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ये ब्याज चुकाने की एक मशीन बन जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इस कर्ज का फंदा उनके गले में पड़ा रहता है। एक और तो उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता है, दूसरी ओर अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पैसा नहीं बचता। प्रश्न यह है कि ये आदिवासी कर्ज लेते क्यों हैं? इनके सीधे और सरल जीवन में पैसा इतना महत्वपूर्ण कैसे हो जाता है? कर्ज लेने का एक बड़ा कारण है सूखा पड़ना और जंगलों का कम हो जाना। बार बार पड़ने वाला सूखा इनके जीवन की बगिया को कभी महकने नहीं देता। अकाल इनके जीवन की नियति बन गया है। अकाल तो यहाँ ये हो गया। पहले तो था कि अकाल मेहमान के रूप में आता था यहाँ पे, आज तो अकाल यहाँ घर जमाई के रूप में आने लगा है। राजस्थान में हर साल कहीं ना कहीं अकाल पड़ता रहता है और हमारे उदयपुर संभाग में तो हर तीसरे साल या चौथे साल अकाल पड़ता है। जब अकाल की स्थिति आ जाती है तब लोगों को बहुत ज़्यादा कर्जा लेना पड़ता है और उस कर्जे में मैं ये कहूँगा कि बढ़ोतरी हो रही है, कमी नहीं हो रही है। बहुत बड़ी सीमा तक आदिवासियों की जीवन शैली स्थानीय साधनों और कृषि पर आधारित है। 1991 के सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान के आदिवासियों में से 76.12% किसान हैं और 13.54% कृषक मजदूर हैं। इसी कारण सूखे के समय ये किसान और मजदूर ही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इनके घर आंगन पर बेरोजगारी की काली छाया स्पष्ट दिखाई देने लगती है। भीषण अकाल के कारण जब फसल बर्बाद हो जाती है तो ये आदिवासी भुखमरी के कगार पर पहुंच जाते हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये कर्ज का सहारा लेते हैं। कुछ आदिवासी रोजगार की तलाश में शहरों की ओर
पलायन कर जाते हैं। बहुत बड़े स्तर पर पलायन हुआ। कुछ लोग अभी भी बाहर हैं, कुछ लोग वापस आ गए क्योंकि बाहर भी कहीं काम नहीं मिला। हमारा मुख्य सोर्स है पलायन के बाद रोजगार पाने का, वो है गुजरात और माइनिंग एरिया। तो माइनिंग एरिया में काम नहीं है क्योंकि मंदी चल रही है इंटरनेशनल लेवल पर, कोई खरीद नहीं रहा है मार्बल्स और ये सब। और इधर गुजरात में भी अकाल है और मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसमें भी अकाल है। तो लोग गए और वापस आए, और जब गए वो तो कुछ पैसा शायद वो खर्च करके किराए से चले गए, लेकिन वापस पैदल लोग घरों में आए क्योंकि उनके पास वहाँ कोई काम नहीं मिला, वहाँ कोई रोजगार नहीं मिला, तो वापस आने के लिए भी पैसा नहीं था। शादी ब्याह, तीज त्योहार और दूसरे रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए भी ये आदिवासी कर्ज का ही सहारा लेते हैं। क्योंकि इनमें बाल विवाह का प्रचलन आम है, इसलिए एक आम आदिवासी के जीवन में कर्ज लेने की जरूरत जल्दी ही पड़ जाती है। भीलों में ये रिवाज है कि विवाह का खर्च वर पक्ष उठाता है। आपने ये शादी तय की तो आपको कितना हजार देना पड़ेगा? 22,000 देना। 22,000। आप लड़के वाले हो? अच्छा, लड़के के बाप हो आप? तो कौन हो आप? लड़का वाला है। लड़का वाला हो? लड़के क्या लगते हो आप? लड़का बाप। आपने ये जो 22,000 में तय की है, 22 में है ना? तो 22 में से कितने 11,000 के चांदी करोगे? आधा की चांदी करते हैं। आधा के चांदी और आधा खर्चा और आधा क्या करोगे? खर्चा करते हैं। तो आप ये पैसे कहाँ से ला के दोगे? जैसे कोई हाड़ी रहे कि देंगे। अच्छा, तो ये अब हाई लग रहा है अभी जो सरकारी बैंक है, तो आप ये बैंक में से क्यों ला के नहीं देते? बैंक में से कैसे काय कौन दी देगा? अपन को न कुत्ता है, जमीन न कहीं है, तो कौन दी देगा पैसे बैंक में? हंसी खुशी के ये क्षण कर्ज लेकर संजोए जाते हैं। शादी तो हो जाती है, लेकिन लड़की या लड़के के पिता ने जो कर्ज लिया है उसे वो जीवन भर चुकाता रहता है। धीरे धीरे कर्ज का दायरा बढ़ता चला जाता है। बच्चों का लालन पालन, दवा इलाज भी इन्हें कर्ज लेने पर मजबूर कर देते हैं। कुपोषण और खराब स्वास्थ्य सेवाओं के कारण बीमारियां इन्हें आसानी से घेर लेती हैं। हालांकि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का प्रावधान है, लेकिन फिर भी इलाज के नाम पर इनसे धन वसूला जाता है। यहाँ पे डिलीवरी के लिए विशेष तौर से महिलाओं के लिए डिलीवरी करवाने के लिए सरकारी अस्पताल में फीस ली जाती है, और जो फीस कैसे लाएं, कहाँ से लाएं, सब कुछ ये उसके ऊपर निर्भर करता है जिसको डिलीवरी करवानी है। और वो यहाँ पे चाहे कर्ज लेके आओ, कैसे भी आओ, फीस ली जाती है। उदयपुर की स्वयंसेवी संस्था आस्था द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार आदिवासी कर्ज लिए गए धन का प्रायः 25% आय बढ़ाने के स्रोतों पर खर्च करते हैं। 18% घरेलू जिम्मेदारियां पूरी करने, 25% सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने और 9% स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। कर्ज लिए गए पैसे का लगभग आधा प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करते हैं। इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए इन्हें साहूकार या महाजन का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। आदिवासी आमतौर पर कोई गहना या जमीन गिरवी रखकर कर्ज लेते हैं, जो इन्हें कभी वापस नहीं मिलते। इस क्षेत्र के आदिवासी प्रायः 10 रुपया सैकड़ा से लेकर 20 रुपया सैकड़ा तक ब्याज देते हैं। कहीं कहीं तो ब्याज की दर 200 रुपये सैकड़ा से भी अधिक हो जाती है। इस प्रकार ये ब्याज के रूप में मूलधन कई बार चुका देते हैं, फिर भी कर्ज इनके सिर पर चढ़ा रहता है।
आखिरकार ये तंग आकर ब्याज देना बंद कर देते हैं और गिरवी रखा गया गहना या जमीन साहूकार के हो जाते हैं। ये कर्ज इनके लिए जी का जंजाल बन जाता है। ऐसा हुआ है हमारे इस क्षेत्र में डिडावली गांव में एक महिला ने आत्महत्या की। आज के प्रेस की जो कटिंग्स अगर हम देखते हैं तो पिछले 3-4 महीनों में करीब 5-6 ऐसी आत्महत्याएं हुई है जो ये कह के मरे हैं कि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं रहा। कस्बे के बाजारों में बैठे साहूकार और महाजन आदिवासियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। विडंबना यह है कि इन आदिवासियों को अपने शोषण का तनिक भी एहसास नहीं है। आदिवासी का संबंध जो है वो बनिए के साथ इतना जुड़ा हुआ संबंध है कि वो संबंध अपने आप में यूँ कहा जाए कि कोई ताजुब नहीं कि वो परिवार का सदस्य है। यदि आदिवासी कहीं बाहर गया किसी काम से छोटे बड़े शहर के अंदर और वहाँ आदिवासी के साथ वो बनिया है दुकान खोल के बैठा, बनिया तुरंत जाकर उसको चने देगा, गुड़ खेगा, बोलेगा मामा आओ कैसे हो, बीड़ी भी पिलाएगा, साथ साथ 1-2 काम भी करवा लेगा छोटे मोटे, घर के दुकान सफाई कर दे, ये कर दे वो कर दे, और वो खुश है। आदिवासी जीवन का सबसे बड़ा पक्ष ये है कि आदिवासी अपने साहूकारों के नंबर से, कितने साहूकार हैं, मेरे पास 3 साहूकार हैं, मुझे ऋण देने वाले 3 लोग हैं, तो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ी है समाज के अंदर। कर्ज के प्रपंच में फंसा आदिवासी लाख हाथ पांव मारने के बावजूद बाहर नहीं निकल पाता। आदिवासी क्षेत्रों में कर्ज उन्मूलन के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं कई स्तरों पर काम कर रही हैं। सूचना अधिकार आंदोलन बहुत तेजी से फैल रहा है। इसका उद्देश्य आम जनता तक वे जानकारियां पहुंचाना है जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आदिवासी गांवों तक उन योजनाओं की जानकारी नहीं पहुंच पा रही है जो उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं। काहे भी स्कीम नहीं सुनी हमने तो। हाँ तो कटी से ले दे जाटी से ले हम लिया ही नहीं, मालूम नहीं है कि किसान लोन उठाया कहीं। सरकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से कर्ज मिलने की जानकारी न होने तथा स्वभावगत हिचकिचाहट के कारण आदिवासी बैंक जाने से कतराते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका अनुभव उत्साहवर्धक है। पैसा बैंक से लिया साहब 10,000, पहला लिया इंजन लिया, उसके लिए 14,000 लिया, उसका छुट्टा कर दिया, ना डर कुछ नहीं लगा, पूछे गए, अभी तो ठीक है। सब खेतीबाड़ी नहीं हुई, बैंक से पैसा लेना चाहते हैं हम, फिर भी वो मिल जाए तो अच्छा रहे, सिंगल फेज की मोटर मिल जाए मुझे। मैं जानता ही नहीं हूँ कौन सा बैंक मैनेजर, अभी तो मैं गाँव का आदमी हूँ, गाँव में ही रहता हूँ। मैं बैंक में जाते हुए मुझे डर नहीं लगता बिल्कुल भी, क्यों, वहाँ तो सरकारी खजाना है। आज आदिवासी समाज में परिवर्तन की आहटें सुनी जा सकती हैं। इतिहास और परंपराओं से जुड़ा जीवन एक सीमा तक नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा है। यह भी दिखाई पड़ रहा है कि नवीनता और प्राचीनता का द्वंद्व उन्हें अवश्य परिवर्तन के रास्ते पर ले जाएगा। इस समाज में जागरूकता आ रही है, लेकिन वो काफी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक काफ़ी बड़ा ट्रांजिशन पीरियड है एक तरह से आदिवासियों के लिए। वो एक ऐसे समय में जबकि उनको जंगल से उनकी सारी निर्भरता थी, जंगल से उनको जो कुछ मिलता था, उनकी जो अपनी नीड्स थी, उनकी आवश्यकताएं थी, उन सबको देखते हुए एक तो वो ज़माना था। अब क्या हुआ है कि ये नए नए तरह की स्कीम्स हमने शुरू की लोगों के लिए। उन स्कीम्स जब वो हमारे यहाँ लागू होने लगी तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि बजाय उन स्कीम से फ़ायदा होने के उनको नुकसान होने लगे, क्योंकि कुछ मायने में हमारे जो रक्षक थे वही भक्षक बन गए। मुख्य रूप से कृषि पर आधारित आदिवासियों की समस्या का समाधान
उस समय तक नहीं निकल सकता जब तक योजनाओं को व्यावहारिक न बनाया जाए। प्रायः देखा यह जाता है कि आदिवासियों के बड़े समूह योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। कि पिछले 10 वर्षों में जब से ये सब नई आर्थिक नीति या आर्थिक सुधार ये सब लागू हुए हैं, उदारीकरण वगैरह, तब से जो बैंक का एक कमिटमेंट था एग्रीकल्चर को देने का, लोन, कृषि को लोन देने का, उस कमिटमेंट से बैंक पीछे हट रहे हैं। बैंक के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने कुल कर्ज, जितना भी वो कर्ज देते हैं, टोटल लेंडिंग का 18% वो दें एग्रीकल्चर सेक्टर को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक 1990 में उनकी टोटल लेंडिंग का 17.4% वो दे रहे थे एग्रीकल्चर को, कृषि क्षेत्र को। लेकिन ये कम होते होते लगातार एक सेकुलर डिक्लाइन होता गया और मार्च 1998 का आंकड़ा है कि सिर्फ 11.7% उनकी टोटल लेंडिंग का एग्रीकल्चर को गया है। बैंक बहुत कम कर्ज देते हैं जितनी ज़रूरत है। सरकारी बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थान आदिवासियों के कर्ज की समस्या का समाधान जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। हम 5-7 बहनें मिलकर के भारतीय स्टेट बैंक में बड़गांव आए। फिर हमने मैनेजर साहब से बातचीत करी, उन्होंने हमें जानकारी दी, किस्त चुकाना, उसकी ब्याज और पेनल्टी नहीं लगेगी, इस तरह की पूरी हमको जानकारी मिली। उसके बाद में हमने तीनों समूहों ने 20-20 हज़ार का लोन लिया। उस लोन से हमने गेहूं भी खरीदे और चक्की लगाई और पढ़ाई पर लोन दिया, बीमारी पर दिया, डिलीवरी पर दिया, इस तरह से। और जेवर जो गिरवी पड़े थे महाजन के पास में वो छुड़वाए। आदिवासी समाज की प्रमुख समस्या मुख्य रूप से आर्थिक विकास की समस्या है। संसाधनों की कमी के कारण उनके लिए नए रास्ते खोजे जा रहे हैं। सेल्फ हेल्प स्कीम एक इसी प्रकार की योजना है जिसके अंतर्गत छोटे छोटे महिला समूहों को कर्ज दिया जाता है और वे पैसे को उत्पादक कार्यों में लगाते हैं, यानी पैसे से पैसा पैदा होता है। गैर सरकारी तौर पे भी और सरकारी तौर पे भी अब बचत, जो स्वयं सहायता का जो कॉन्सेप्ट है, उसको अब काफ़ी जोर दिया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि सब्सिडी से इस समस्या का हल नहीं होगा, तो इसलिए कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक जो रिसोर्स है वो लोगों से खुद निकल के आए। मतलब बजाय पैसा पंप इन करने के खुद के पैसे का मैनेजमेंट पे जोर दिया जा रहा है। तो हम इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा ये बचत समिति का, कि एक छोटा छोटा गरीब परिवार 20 महिलाएं मिलकर छोटा छोटा पैसा डालेंगी, 10 रुपया, 5 रुपया। हमारी बचत समिति की किस्त है वो 50 रुपये है और हम लोन देते हैं, उसकी किस्त हमने लोन किस्त हर महीने की 200 रुपये रखी हुई है। इस तरह से हम लोन का वापस लेन देन भी करते हैं। इससे हमें काफ़ी सुविधाएं हुई हैं। जब तक आदिवासी शिक्षित नहीं होंगे उनका शोषण होता रहेगा। शिक्षा और आत्मविश्वास के बल पर ही यह कर्ज के दानव से मुक्ति पा सकेंगे। आदिवासी समाज को यह समझना होगा कि तमाम योजनाओं के बावजूद उन्हें आगे बढ़कर स्वयं आना है। उन्हें अपने ही कंधों पर अपना भार उठाना है। एक ओर अपनी परंपराओं को नए अर्थों में परिभाषित करना होगा, तो दूसरी ओर बदलते हुए समाज के साथ अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। उन्हें वास्तव में यह अनुभव करना होगा कि वे आदि पुरुष हैं। धरती और प्रकृति पर उनका पूरा अधिकार है और अधिकार की जिम्मेदारी भी उन्हें निभानी है। यह विश्वास ही इनके उज्जवल भविष्य का पथ प्रशस्त करेगा। एक ऐसा भविष्य जहां कर्ज खुशहाली लाएगा, सिर्फ खुशहाली।